नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। ये दृष्टि NCERT की सीरीज चली हुई है। इसका आज लेसन नंबर 9 करेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन से उन उपायों में सम्मिलित है? फर्स्ट है हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग करना, धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय। तो ये तीनों ही ठीक है इसके। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण थे। 2500 वर्ष पूर्व भी थे। और इसकी व्याख्या है लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। एक समृद्ध गांव तभी बनेगा जब ये कृषि उत्पादन बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय होंगे। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है बड़े भूभाग। बड़े भूस्वामी वेला के नाम से जानते थे। हलवाए जानते थे उणवार। और भूमिहीन मजदूर या दास ये कैडसियार के नाम से या अदमई के नाम से। और प्रधान व्यक्ति है जो ये ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। व्याख्या देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को वेला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूरों और दास कैडसियार और आदमी कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था। उत्तरी हिस्से में ही देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति था ये भोजक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। तो इसका ये तो है नहीं, सेकंड तो है नहीं। फर्स्ट है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। व्याख्या देखिए, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण पराये राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं से ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते हैं। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। जो स्वतंत्र कृषक है इन्हें क्या कहते हैं? गृहपति कहते हैं, न कि भूसंते। जो स्वतंत्र कृषक है इन्हें गृहपति कहते हैं। और इनमें ज़्यादा छोटे किसान थे, अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये थोड़ी व्याख्या और बच गई इसकी। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरों को जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुल शिल्पकार भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य किससे संबंधित है? तो ये तमिल से संबंधित है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल में जितनी भी प्राचीन रचनाएं हैं उन्हें
संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मधुर के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। मधुर के जो कवि थे उनके सम्मेलनों में इनका जिक्र किया जाता था। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था और हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा यत्तर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो इसका 2 ठीक है। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाजा है जो भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। यहाँ आयातित जो वस्तुएं आयात होती थी उसमें हाथी दांत शामिल नहीं था। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था, अतः सभी जानकारी सही है। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। सेकंड है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो इसके दोनों ठीक हैं। सबसे पुराने सिक्के हाथ सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को हाथ कर बनाए जाने के कारण इन्हें हाथ सिक्का कहा जाता था, अतः कथन एक गलत है। एक में क्या था, हाथ सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते, ये टीन के नहीं बने होते थे, सबसे ये चांदी या सोने पर बने होते थे। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। संगम साहित्य में ही ये पता चलता है कि उस समय भी वस्तु विनिमय भी चलन में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन ए, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है और कारण इसका मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या इसकी, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। मथुरा है, इनमें से एक मार्ग तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा है उत्तर से दक्षिण की ओर। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो पशुपालक थे, जो किसान थे, वे इनके लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। मथुरा में एक मूर्ति बनाने का केंद्र भी था। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? कुषाणों की राजधानी मथुरा रही है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। कौन कौन से मंदिर है? बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है।
पुरास्थल से प्राप्त जो मिट्टी है, उन मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन हैं। उन बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्व और उत्तर भागों से ही प्राप्त होते हैं। सेकंड है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो इसका केवल 2 ठीक है। व्याख्या इसकी, नगर पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। पूर्व उत्तर में नहीं मिलते, केवल उत्तरी भाग में मिलते हैं। ये प्राय काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मधुर कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे। ये जो कपड़ा उत्पादन था दक्षिण में, मधुर कपड़ा उत्पादन था, इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन नगर में क्या क्या श्रेणी रही है, इन श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकार और व्यापारियों का एक संघ है। सेकंड है, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। ये बात सही है। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। प्राचीन नगरों में जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी थे, वे अपने अपने संघ या झुंड बनाने लगे थे और इन्हें ही श्रेणी कहा जाता था। और ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। शिल्पकारों की श्रेणियों का क्या काम था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। व्यापारियों की जो श्रेणियां हैं, वे व्यापार संचालन करने का काम था उनका। और श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। ये जो धन आता था, इस धन का निवेश है जो वो लाभ के लिए किया जाता था, और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक स्थलों में लगा जाता। ये पैसा मठ या किसी धार्मिक स्थलों में लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, पांडुचेरी में है या कर्नाटक में है? तो ये पांडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु पांडिचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला, जो संभवतः गोदाम रहा। यहाँ एक ढांचा मिला था जो संभवतः गोदाम रहा था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एराटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली में किस नाम से जाना गया? एराटाइन। इटली का नाम है, इटली में जाना गया एराटाइन के नाम से। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम, लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। और यहाँ पर शीशे और अर्थ बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ये सब अरिकामेडु पांडुचेरी से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए
तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए उन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं और इसी कारण इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम बताना है। रोमन नाम कौन सा था? तो इसका रोमन नाम था पोडुका। इसका रोमन नाम क्या था? पोडुका। रोमन में इसे पोडुका कहते थे। एरिकोमेडु का रोमन नाम पोडुका था। एरिकामेडु, बेरिगाजा, मसूलीपत्तनम और मुजिरिम सभी प्राकृतिक काल के महत्वपूर्ण पतन थे। ये उस समय के उस काल के महत्वपूर्ण पतन थे और व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। व्यापार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च, दक्षिण भारत के जो पतन थे वे काली मिर्च और मसालों के निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? मतलब भारत में किन किन विदेशियों ने आक्रमण किया है, सबसे पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था? तो सबसे पहले हिंद आया था, फिर हिंद यवन, फिर शक आया था, फिर हिंद पार्थियन आया था, फिर कुषाण आए थे। ये व्याख्या देखिए, मौर्य के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले इनमें हिंद यवन थे और दूसरे शक थे और शकों के बाद हिंद पार्थियन थे या इन्हें पहलव भी कहते थे और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था। ये लेसन ख़त्म हो चुका है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिस्ट्री एनसीईआरटी के ये सभी लेसन मिलेंगे इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।